सो इन दिस क्वेश्चन आपके पास ये बताया गया है कि आपके पास एक करंट है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो 50 हर्ट्ज है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि वो एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, सो उसका टाइम बताना है जब वो जीरो से स्टार्ट करे और अपनी पीक पर पहुंच जाए, ठीक है। तो हम सबको पता है कि जब आप एक ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो आपके पास जब जीरो से कोई भी वेव स्टार्ट होती है तो वो दो बार अपनी पीक पर जाती है। एक पीक आपके पास पॉजिटिव होती है एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव। सो आपसे पूछा गया वो टाइम पीरियड जो कि इसको जीरो से पीक तक पहुंचने में लगेगा। सो जब हम पीक की बात करेंगे तो हमें याद रखना है कि आपके पास ये चीज़ आपकी पीक बनेगी। तो अगर हम कहते हैं कि इस पूरी वेव का जो टाइम पीरियड है दैट इज टी, मतलब टाइम पीरियड, तो आपके पास ये जो एक क्वार्टर साइकिल बनेगा दैट इज t/4, राइट। क्योंकि आपके पास ये टोटल 4 इंटरवल्स हैं और आपने इसको टी देखना है, तो हम शुरू से ये पढ़ते हैं कि जब हमें फ्रैक्शन बनानी होती है तो हम इस तरह बनाते हैं, यानी कि टोटल आपके पास 4 इंटरवल्स हैं और उसके अंदर आप पहले इंटरवल का यानी कि क्वार्टर साइकिल का जो है वो टाइम पीरियड निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है ना दैट इज 1/t, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से टाइम पीरियड निकालना चाहें दैट इज 1/50। सो आपके पास जो ऑप्शन है 1/50 दैट इज द टाइम पीरियड फॉर अ कंप्लीट कहना चाहिए वेव, ठीक है। लेकिन हमसे सिर्फ इतना टाइम पीरियड पूछा हुआ है, इतना वाला। सो वी हैव द टाइम पीरियड दैट इज t/4, और ये वाला जो t है हमें पता है ये दैट इज द टोटल टाइम पीरियड। तो हम इस टोटल टाइम पीरियड को अभी यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं दैट इज 1/50। सो वी कैन पुट हेयर 1/50 इंटू 4। देन जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे दैट इज 1/50 इंटू 4। देन हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे दैट इज 1/50 इंटू 1/4 एंड द आंसर शुड बी 1/200। So the option 1/200 is our correct answer. The frequency of domestic alternating current supply in Pakistan is, so the correct answer is 50 hertz. मीन्स के 50 साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में आपके पास 50 साइकिल्स जो हैं वो ऑल्टरनेटिंग करंट की पाकिस्तान के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, बिकॉज ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं आपकी, इनके अंदर क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी है और जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे होते हैं। सो आपके पास जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, जिनको आप मीडियम इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। द इंडक्टर ओपोजेज द फ्लो ऑफ, सो आपके पास एक की पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है कि आपका जो इंडक्टर होता है वो करंट के रैपिड चेंज को रोकता है और जो कैपेसिटर होता है वो आपके वोल्टेज के रैपिड चेंज को रोकता है, ठीक है। सो आपके पास जो ऑल्टरनेटिंग करंट है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑल्टरनेट करती है, मतलब चेंज होती रहती है बार बार। दैट्स वाई इसके जो करंट है वो भी चेंज होता रहता है, और जो चेंज ऑफ करंट है वो इंडक्टर अलाउ नहीं करता। दैट्स वाई जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसको जो इंडक्टर है वो अपोज करता है, और जो डायरेक्ट करंट होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बिल्कुल स्मूथ करंट होता है, क्योंकि वो चेंज नहीं होता, तो इसलिए इंडक्टर जो है वो डायरेक्ट करंट को अलाउ करता है कि वो उसके अंदर से पास कर जाए। इन दिस एमसीक्यू आपने ये बताना है कि अगर आपके पास जो कैपेसिटेंस है उसको 4 टाइम्स कर दिया जाए तो आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी। सो आपको पता है कि आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है दिस वन। सो अगर हम इस फ्रीक्वेंसी और इस कैपेसिटेंस के दरमियान रिलेशन निकालना चाहें तो हमें ये वाला रिलेशन मिलेगा 1/√c, ठीक है। इसी रिलेशन के थ्रू हम अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। हम इस तरह के एमसीक्यू को जो है ना इस तरह करते हैं कि आप दो फ्रीक्वेंसीज कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक को आप कह देते हैं F1 और दूसरे को आप कह देते हैं F2, राइट। इसी तरह दो कैपेसिटेंस आप कंसिडर करते हैं, एक को कहते हैं C1 और एक को कहते हैं C2, ठीक है। ये है आपकी वो फ्रीक्वेंसी जो कि कैपेसिटेंस के साथ है, और ये वाली वो फ्रीक्वेंसी है जो कि कैपेसिटेंस को 4 टाइम्स करने के बाद आएगी, राइट। सो आपके पास ये जो है ना इनडायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। सो अब जब आप यहाँ पर जो चीज़ लिखेंगे वो भी इनडायरेक्टली लिखेंगे, मतलब F1 के सामने आपने C2 लिखना है और F2 के सामने आपने C1 लिखना है। ये इनडायरेक्ट रिलेशंस के लिए होता है। अगर ये एक डायरेक्ट रिलेशन होता तो फिर हम इस तरह करते F1 बाई F2 इज इक्वल टू √C1 बाई √C2, ठीक है। ये आपके पास डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन बनता, बट हमारे पास यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है F1 बाई F2, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी डबल नहीं हुई है। आपकी क्या चीज़ डबल हुई है, दैट इज आपका कैपेसिटेंस, बाद वाली कैपेसिटेंस वो आपके पास 4 टाइम्स हो गई है।
तो अगर आपके पास पहले वाली कैपेसिटेंस C थी, तो अब वाली जो कैपेसिटेंस है दैट इज 4C, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर 2 अंडर रूट है। फिर आपने क्या करना है कि इस अंडर रूट को आपने एक बार कर लेना है, f1 by f2 is equal to अंडर रूट 4C by C, देन ये वाले दोनों C कैंसिल आपस में, देन f1 by f2 दैट इज अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 आपके पास क्या होगा, दैट इज 2, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि आपने कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये वाली फ्रीक्वेंसी आपके पास पहले वाली फ्रीक्वेंसी है, क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है ये वाली f2 जो कि आपकी कैपेसिटेंस को 4 टाइम्स करने के बाद आई है। सो सीधा सीधा आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने इन दोनों चीजों को आपस में रेसिप्रोकल कर देना है, रेसिप्रोकल सॉरी रिप्लेस कर देना है, क्योंकि हम मैथ्स में इस तरह करते हैं ना। सो f1 by 2 इज इक्वल टू f2, तो आपके पास जो f2 है दैट इज f1 by 2। अब आप इसको 1 by 2 भी कह सकते हैं, ठीक है। सो अवर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर फॉर डायरेक्ट करंट इज, रिएक्टेंस हमें पता है रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। जिस तरह रेजिस्टेंस ओपोजिशन ऑफ करंट करती है, इसी तरह जो रिएक्टेंस है वो इंडक्टर और कैपेसिटेंस के अंदर वोल्टेज और करंट को इन फेज होने से रोकती है, ठीक है। ये बात समझ आती है। फिर हम बात करते हैं कि रिएक्टेंस और रेजिस्टर में क्या फ़र्क होता है। तो रेजिस्टर जो है ना वो पावर को हीट को डिसिपेट करता है, मतलब जो आपकी एनर्जी है उसको एज अ इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो रिलीज कर रहा होता है, जबकि आपकी जो रिएक्टेंस है वो ऐसा कुछ नहीं करती, राइट। सो ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए इंडक्टर के अंदर रिएक्टेंस होती है, बट डायरेक्ट करंट चूंकि वो एक स्मूथ करंट होता है, उसके अंदर कुछ भी फर्दर चेंज नहीं हो रहा होता, दैट्स वाई इंडक्टर डायरेक्ट करंट को अलाउ करता है खुशी से, दैट्स वाई उसके लिए रिएक्टेंस जो है ज़ीरो होती है। सो इन अवर एमसीक्यू हमें ये कहा गया है कि अगर आपकी जो पीक वैल्यू है वो अंडर रूट 2 हो जाए, तो आपकी जो आरएमएस वैल्यू है यानी कि रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी। सो ये चीज़ हम वोल्टेज में भी लेके चल सकते हैं, ये चीज़ हम करंट में भी लेके चल सकते हैं, दैट इज आई नॉट बाई अंडर रूट 2, राइट। ये वाला जो आई नॉट है दैट इज योर पीक वैल्यू, और यही वाली पीक वैल्यू हमें क्वेश्चन में बताई गई है, दैट इज अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 2, ठीक है। इस वाले अंडर रूट से ये वाला अंडर रूट कैंसिल, सो योर आंसर इज 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर हमारे पास रूट मीन स्क्वायर करंट है। In an alternating circuit, the current, so there are four options, is in phase, leads, lags or depending upon the circumstances। so हम सबको ये बात पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो कैपेसिटर के अंदर जब होगा तो उस टाइम पे आपका करंट लीड करेगा, जब वो इंडक्टर में होगा तो वोल्टेज लीड करेगा, और जब वो रेजिस्टर में होगा तो आपका वोल्टेज और जो करंट है दैट आर इन फेज। सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेज। पावर फैक्टर इज 1 4 प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर रेजिस्टिव। सो आपके पास जो पावर फैक्टर है दैट इज 0 इन इंडक्टर एंड इन कैपेसिटर, ठीक है। आपके पास सिर्फ पावर फैक्टर जो होता है वो रेजिस्टिव सर्किट में होता है, सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इस एमसीक्यू में आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज हो जाए, सो आपके पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी। सो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, देन थीटा का फॉर्मूला यहाँ से हम ड्राइव करेंगे, हमें निकालना है ये ओमेगा, दैट इज थीटा बाई टी, ये वाला टी यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा ओमेगा। इस थीटा के फॉर्मूले को अगर हम ओपन करेंगे दैट इज 2 पाई एफ, ठीक है, और ये वाला टी यहाँ पर नीचे ऐसे ही आएगा। अब इस एफ की जगह पर आपने 50 हर्ट्ज पुट कर देना है, जो कि हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था 2 पाई 50 बाई 1 सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हम सबको बताए कि 1 सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल्स को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आपके पास जो टाइम पीरियड है वो 1 होगा, देन 2 एंड 50 को मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर इज 100 पाई, और इस 1 की जगह हम सेकंड इनवर्स लिख देंगे जो कि इसकी यूनिट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी।